हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस एकेडमी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दाइमा, आपको भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ा रहा हूं। फ्रेंड, आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद को इंग्लिश में सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के नाम से जाना जाता है। और इसको पढ़ने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि मंत्रिपरिषद का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो जो मंत्रिपरिषद होती है इसका अर्थ क्या होगा, तो सीधा सा इसका अर्थ आप लोगों को याद रखना होगा कि मंत्रियों के समूह को हम मंत्रिपरिषद कहते हैं। आ रहा समझ में? तो मंत्रियों के समूह को मंत्रिपरिषद कहा जाता है। तो कौन कौन से मंत्री इसमें होते हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो मंत्रियों का समूह होता है, तो इस मंत्रियों के समूह में पहले अपन देखते हैं कैबिनेट मंत्री आ जाते हैं। पहले इसमें कौन से मंत्री होते हैं? कैबिनेट मंत्री। और इसके बाद फिर दूसरे राज्य मंत्री, और इसके बाद फिर तीसरे होते उप मंत्री। ऐसे ये तीन मंत्रियों के समूह को हम लोग मंत्रिपरिषद के नाम से जानते हैं, जो आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, तो हम किस मंत्रिपरिषद की बात कर रहे हैं? ये हम केंद्र सरकार की मंत्रिपरिषद की बात कर रहे हैं। तो जो केंद्र स्तर की मंत्रिपरिषद होती है, इसमें कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? तो इसमें तीन प्रकार के मंत्री होते हैं, जो आपको ध्यान रखना होगा। पहले होते हैं कैबिनेट मंत्री, दूसरे होते हैं राज्य मंत्री, और तीसरे होते हैं उप मंत्री। इन तीनों मंत्रियों के समूह को हम मंत्रिपरिषद कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद फिर आगे देखिए इसमें कि जिस मंत्रिपरिषद की हम बात कर रहे हैं, तो इसका संविधान में प्रावधान कहाँ पर किया गया है? तो इसके लिए एक अनुच्छेद आपको ध्यान रखना होगा, अनुच्छेद 74, आर्टिकल 74। तो आर्टिकल 74 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, और इस मंत्रिपरिषद का मुखिया या इस मंत्रिपरिषद का प्रधान हमारे प्रधानमंत्री होंगे। आ रहा समझ में? तो आपको ध्यान रखना होगा, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि अनुच्छेद 74 में किसका प्रावधान है? तो आर्टिकल 74 में एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान है, जो हमारे राष्ट्रपति को समय समय पर सलाह देती है। ठीक है, और इस मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो हमारा प्रधानमंत्री होता है, जो पिछली क्लास में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अब इसके बाद में फिर अगला आर्टिकल देखिए फ्रेंड, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो ये जितने भी मंत्री होते हैं, ठीक है, इन सभी की नियुक्ति कौन करते हैं और इसका प्रावधान कहां पर है? तो देखिए इसके लिए एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद 75 का खंड 1, तो आर्टिकल 75 का पार्ट 1, इसमें लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये आपको ध्यान रखना होगा, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति करते हैं, और प्रधानमंत्री की सलाह से ही अन्य मंत्री की नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो पहले किसकी नियुक्ति की जाती है? तो पहले हमारे प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। तो यह प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? तो यह हमारे राष्ट्रपति करते हैं। और जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति कर लेते हैं, उसके बाद फिर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी हमारे राष्ट्रपति करेंगे। किसकी सलाह से करेंगे? प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। तो जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति कर देते हैं, तो इसके बाद प्रधानमंत्री एक अपनी लिस्ट तैयार करते हैं, और इस लिस्ट में किस किस व्यक्ति को कौन कौन सा मंत्री बनाना है, किसको कैबिनेट मंत्री बनाना है, किसको राज्य मंत्री बनाना है, किसको उप मंत्री बनाना है, इसकी एक लिस्ट हमारे प्रधानमंत्री तैयार करते हैं, और ये लिस्ट राष्ट्रपति को दे दी जाती है, और राष्ट्रपति इन मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ये आर्टिकल 75 का पार्ट 1, इसमें ये प्रोविजन किया गया है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है अनुच्छेद 75 का खंड 6। तो अनुच्छेद 75 के खंड 6 में लिखा है कि मंत्रियों के वेतन, उनके भत्ते ऐसे होंगे जो हमारी संसद एक विधि के द्वारा समय समय पर निर्धारित करेगी। आ रहा समझ में? मतलब यह हुआ कि जितने भी हमारे केंद्र सरकार के मंत्री होते हैं और हमारा प्रधानमंत्री होता है, इन सभी के वेतन कितने होंगे, इसके बाद में इनके भत्ते कितने होंगे, ये हमारी संसद एक विधि का निर्माण करेगी। विधि मतलब एक कानून बनाएगी, एक अधिनियम पारित करेगी, और उसके माध्यम से फिर इनके वेतन और इनके भत्ते निर्धारित होते हैं, या संसद के द्वारा इन्हें तय किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो ये ऐसा प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 75 के खंड 6 में ऐसा प्रावधान किया गया है। अब इसके बाद फिर अगला देखिए, इसमें अगला आर्टिकल जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये जितने भी मंत्री होते हैं, इन मंत्रियों को सदन की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है। अगर लोकसभा में
कोई भी मंत्री भाग लेता है तो वहां पर इसको अधिकार है। अगर राज्यसभा की कार्यवाही में भाग लेना चाहता है तो वहां पर इन्हें अधिकार है। और इन्हें यह अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो आर्टिकल 88 अनुच्छेद 88 के तहत इन मंत्रियों को सदन की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार इन्हें दिया गया है। इसके बाद फिर जो हमारे महान्यायवादी होते हैं तो हमारे महान्यायवादी को भी सदन की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार यह भी अनुच्छेद 88 के तहत दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना होगा। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए हमारे मंत्रियों को सदन की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो ये अनुच्छेद 88 आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। और ऐसे ही जो हमारे भारत के महान्यायवादी होते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, तो इन्हें भी संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार अनुच्छेद 88 के तहत प्राप्त है। ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद में इसी में हम देखते हैं कि ये जो सदन के मंत्री होते हैं ये भी समितियों के सदस्य होते हैं, उनकी कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। और इसके बाद फिर जो महान्यायवादी होता है तो महान्यायवादी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, समितियों की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, लेकिन इन्हें मतदान का अधिकार हमारे महान्यायवादी को नहीं होता। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए कि जिस मंत्री परिषद की हम बात कर रहे हैं, इस मंत्री परिषद की संरचना किस प्रकार की होती है। मतलब कि जो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल है, सेंट्रल मिनिस्टर ऑफ काउंसिल है, इस मंत्री परिषद में कितने मंत्री होते हैं और कौन कौन से मंत्री होते हैं, तो ये इसमें अपन देख रहे हैं। तो अब देखिए इसमें जो हमारे भारत की केंद्रीय मंत्री परिषद होती है इसकी संरचना किस प्रकार की है। तो केंद्रीय मंत्री परिषद की संरचना में पहले स्तर के मंत्री आते हैं कैबिनेट मंत्री। अब ये कैबिनेट मंत्री किसे कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो कैबिनेट मंत्री होते हैं ये अपने विभाग के खुद अध्यक्ष होते हैं। आ रहा समझ में? ये अपने विभाग के खुद अध्यक्ष होते हैं। तो इनके पास जो भी विभाग होता है, जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हमारे भारत में राजनाथ सिंह है, ठीक है, हमारे भारत में राजनाथ सिंह जी हैं, तो ये वर्तमान में किस विभाग के मंत्री हैं? तो रक्षा विभाग के मंत्री हैं, या रक्षा मंत्री है ये। तो जो कैबिनेट मंत्री राजनाथ सिंह, अगर इन्हें अपने रक्षा विभाग से संबंधित अगर कोई निर्णय लेना है तो ये निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। ये अपने विभाग से संबंधित खुद निर्णय ले सकते हैं, इसलिए इन्हें कैबिनेट मंत्री कहा जाता है। तो कैबिनेट मंत्री ये अपने विभाग के अध्यक्ष होते हैं और मंत्रियों के मामले में सबसे ऊंचा दर्जा इन्हीं मंत्रियों को प्राप्त होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला देखिए, इसमें इसका एक और उदाहरण आता है कैबिनेट मंत्री में, जैसे अमित शाह। तो अमित शाह हमारे भारत के गृह मंत्री हैं, ठीक है। अब अमित शाह जी को यदि अपने गृह मंत्रालय से संबंधित कोई निर्णय लेना है तो ये अपने मंत्रालय से संबंधित स्वयं निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि ये अपने विभाग के खुद अध्यक्ष हैं। आ रहा समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अगर इनको अमित शाह जी को गृह मंत्रालय से संबंधित कोई भी निर्णय लेना है तो ये निर्णय लेने में स्वतंत्र हैं, ठीक है। ये कैबिनेट मंत्री होते हैं। और भी बहुत सारे कैबिनेट मंत्री हैं जिनकी संख्या लगभग 15 से 20 हो सकती है। इसके बाद फिर अगला जाता है मंत्री का प्रकार राज्य मंत्री। और जो राज्य मंत्री होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। तो मंत्रियों की कैटेगरी में ये दूसरे नंबर के मंत्री होते हैं और इनको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो इसके दो पार्ट कौन कौन से हो जाते हैं? एक हो जाता है कैबिनेट मंत्री और एक होता है कैबिनेट मंत्री का सहायक और दूसरा होता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले। तो ये जो राज्य मंत्री होते हैं इनको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है कैबिनेट मंत्री का सहायक और दूसरा होता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। अब इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड? इसका मतलब यह होता है कि यहाँ पर जो राज्य मंत्री का पहला प्रकार है कैबिनेट मंत्री का सहायक, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कैबिनेट मंत्री अमित शाह, ठीक है, कैबिनेट मंत्री कौन है? अमित शाह, और इनके पास कौन सा मंत्रालय है? तो इनके पास है गृह मंत्रालय, ठीक है। अब अमित शाह क्या हमारे पूरे भारत में अकेले काम कर सकते हैं क्या? क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है। अब इनकी सहायता के लिए फिर एक मंत्री की व्यवस्था की जाती है जिसे कहते हैं हम कैबिनेट मंत्री का सहायक, जिसको हम राज्य मंत्री कहते हैं। तो जो मंत्रालय इधर अमित शाह जी के पास है वही मंत्रालय इस कैबिनेट मंत्री के सहायक के पास भी होगा। उदाहरण के लिए यहाँ पर देखिए कि जैसे नित्यानंद राय, तो जो नित्यानंद राय हैं ये भी गृह मंत्री हैं परंतु ये राज्य मंत्री हैं और ये किसकी सहायता करते हैं? तो ये अमित शाह की सहायता करते हैं। अब ये जो कैबिनेट मंत्री का सहायक होता है, ठीक है, तो कैबिनेट मंत्री ये गृह मंत्रालय से संबंधित खुद निर्णय कभी नहीं ले सकता,
क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि ये किसके अधीन रहकर कार्य करते हैं? अमित शाह के अधीन रहकर कार्य करेंगे। आ रहा समझ में? यदि नित्यानंद को अपने गृह मंत्रालय संबंधित कोई निर्णय लेना है तो इनको अमित शाह से पूछना पड़ेगा। आ रहा समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो जो कैबिनेट मंत्री होता है उसके सहायता के लिए एक राज्य मंत्री की व्यवस्था की जाती है, जिसे हम कैबिनेट मंत्री का सहायक कहते हैं। तो ऐसा एक उदाहरण मैंने आपको बताया यहाँ पर, ये नित्यानंद राय का। ठीक है, इसके बाद फिर अब दूसरे आ जाते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले। अब इसका मतलब क्या हो जाता है? राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले, तो ये भी मंत्रियों की कैटेगरी है और इनको जो प्रभार दिया जाता है, इनको जो विभाग दिया जाता है, इस मामले में ये स्वतंत्र होते हैं। आ रहा समझ में? जो भी ये राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले जितने भी मंत्री हैं, ये सभी मंत्री अपने विभाग से संबंधित स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ डॉक्टर जितेंद्र सिंह का। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास है विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग। अब विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास है, तो ये अपने मामले में, मतलब इनको जो डिपार्टमेंट दिया गया है, जो विभाग इनके पास है, ये इससे संबंधित कोई भी निर्णय ले सकते हैं। आ रहा समझ में? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित इन्हें कोई निर्णय लेना है तो ये निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। आ रहा समझ में? इसलिए इन्हें कहा जाता है स्वतंत्र प्रभार। ठीक है, तो राज्य मंत्री की भी दो कैटेगरी होती है, एक तो कैबिनेट मंत्री का सहायक होता है और दूसरा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले। तो ये जो कैबिनेट मंत्री के सहायक होते हैं, ये कैबिनेट मंत्री के सहायक के रूप में कार्य करते हैं। जैसे नित्यानंद जी के पास भी गृह मंत्रालय है और अमित शाह जी के पास भी गृह मंत्रालय है। तो अगर ये नित्यानंद को कोई भी काम करना होगा तो इन्हें अमित शाह से पूछना पड़ेगा। अगर गृह मंत्रालय संबंधी को निर्णय लेना है तो ये अपने खुद या खुद के अनुसार डिसीजन नहीं ले सकते नित्यानंद। ठीक है, अमित शाह से इनको पूछना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, तो इनको किसी मंत्री से पूछने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो इनको विभाग दिया गया है, इस विभाग के मामले में ये स्वयं स्वतंत्र हैं। इससे संबंधित अगर इन्हें कोई निर्णय लेना है तो ये निर्णय ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला तीसरा प्रकार हो जाता है उप मंत्री का। तो मंत्रियों के मामले में सबसे लास्ट कैटेगरी के मंत्री होते हैं ये उप मंत्री। ठीक है, अब वर्तमान में देखा जाए तो जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, इनके सरकार में किसी को उप मंत्री नहीं बनाया गया है, क्योंकि जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो उस समय इन्होंने एक संशोधन करवाया था, 91वां संविधान संशोधन 2003। उसमें प्रावधान करवा दिया था कि अब मंत्रियों की संख्या 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो किसके 15%? तो जो लोकसभा होगी, लोकसभा में जितने सदस्य संख्या है उसके 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं बन सकते। ऐसा क्यों किया इन्होंने? तो ये मैं आपको आगे बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मंत्रियों की कैटेगरी याद रखना होगा फ्रेंड। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? तो ये 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। और इसके बाद में इन पे अंतर क्या है तो ये मैंने आपको अभी बताया है। तो जो मंत्री होते हैं 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। मंत्रियों में सबसे अव्वल दर्जे के मंत्री कैबिनेट मंत्री होते हैं। मतलब पदों के मामले में देखा जाए मंत्रियों में तो सबसे ऊंचा पद कौन सा है? कैबिनेट मंत्री का है। और उसके बाद फिर आता राज्य मंत्री का। फिर इसके बाद में राज्य मंत्री में 2 कैटेगरी है, कैबिनेट मंत्री का सहायक और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले। फिर इसके बाद मंत्रियों की तीसरी कैटेगरी होती है उप मंत्री। तो ये मंत्रियों के मामले में तीसरी कैटेगरी के मंत्री होते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब यहाँ पर ये जो राज्य मंत्री शब्द आया है, तो राज्य मंत्री का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि किसी राज्य के लिए मंत्री काम करते हैं। ये तीनों प्रकार के मंत्री, ये तीनों प्रकार के मंत्री पूरे भारत के स्तर पर काम करते हैं, कि पर्टिकुलर किसी एक राज्य के लिए काम नहीं करते। ये पूरे भारत के लिए काम करते हैं। ये तो क्या है, इनके सिर्फ एक पोस्ट का नाम है, ये तो इनके पद का नाम है सिर्फ। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो केंद्र सरकार की मंत्रिपरिषद अलग होती है और हर राज्यों की राज्य सरकार की मंत्रिपरिषद अलग अलग होती है। जो केंद्र सरकार की मंत्रिपरिषद होती है या केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है, ये केंद्रीय मंत्रिपरिषद पूरे भारत के लिए काम करती है। और जो राज्यों की मंत्रिपरिषद होती है तो वो सिर्फ अपने राज्य में ही काम करती है। ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इस प्रकार से 3 मंत्रियों के बारे में मैंने आपको यहाँ पर बताया है। अब इसके बाद में इन कैबिनेट मंत्रियों के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कैबिनेट मंत्रियों में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है और सबसे ज़्यादा विभाग या सबसे ज़्यादा विभागों के कैबिनेट मंत्री कौन रहे हैं? तो उनका नाम आपको ध्यान रखना होगा, जगजीवन राम।
ठीक है। तो जगजीवन राम जी के बारे में पूछा जाता है कि कैबिनेट मंत्रियों में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है, तो ये जगजीवन राम जी का रहा है। और सर्वाधिक विभागों के भी कैबिनेट मंत्री जगजीवन राम ही रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अब अगला देखिए फ्रेंड, इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन है जिसका नाम है 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। तो ये जो संशोधन था 91वां संविधान संशोधन, ये किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में हुआ था, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। प्रधानमंत्री का नाम अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, क्या नाम है इनका, अटल बिहारी वाजपेयी। ये इनके समय में यह संशोधन हुआ था। तो ये संशोधन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्यों करवाया था, इसका कारण यह था कि हमारे भारत में केंद्र में जब कोई भी सरकार बनती थी तो प्रधानमंत्री अपने हिसाब से ढेर सारे मंत्रियों को बना देता था। फिर इसके बाद में ऐसे ही राज्यों में जब विधानसभा का चुनाव होता था और जो भी पार्टी सत्ता में आती थी तो वह पार्टी का मुख्यमंत्री अपने हिसाब से कई अपने परिचितों को मंत्री बना देता था। तो इससे क्या हो रहा था कि बेतहाशा मंत्रियों की वृद्धि होती जा रही थी। तब जो भी मंत्री बनेगा, जो भी व्यक्ति मंत्री बनेगा, हर व्यक्ति को गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, और जो सरकार की तरफ से मुफ्त में सुविधाएं दी जाती है सारी फ्री की इनकी सुविधाएं चाहिए। तो फिर इससे क्या हो रहा था कि जो सरकारी खजाना था उस पर बोझ बढ़ता जा रहा था। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक संशोधन करवाया और इसमें प्रावधान कर दिया कि मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी होगी, तो मंत्री परिषद की सदस्यों की संख्या प्रधानमंत्री को मिलाकर लोकसभा की सदस्य संख्या के 15% से ज्यादा नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जैसे लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, तो कुल सदस्यों की संख्या 545 है, तो 545 का 15%, आ रहा समझ में। लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 545 है, और मंत्री कितने हो सकते हैं, तो इस मंत्री परिषद में 15% मंत्री होंगे टोटल, सभी कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री और हमारे प्रधानमंत्री, इन सभी को मिलाकर 15% से ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते। ये केंद्र के स्तर की बात की इन्होंने, और राज्यों के स्तर पर भी यही प्रावधान है। तो राज्यों के स्तर पर अपन देखते हैं जो विधानसभा होती है, ठीक है, जिस राज्य में जितनी विधानसभा की सीटें हैं उसके 15% से ज्यादा मंत्री राज्यों की मंत्री परिषद में भी मंत्री नहीं हो सकते। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। क्लियर हुआ सभी को। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि जो लोकसभा है, ठीक है, ये लोकसभा होती है, तो लोकसभा में 545 सदस्य संख्या है, तो इसके 15% से ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते। आ रहा समझ में। प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, उप मंत्री और राज्य मंत्री, इन सभी को मिलाकर 15% से ज्यादा मंत्री केंद्र में नहीं हो सकते, लोकसभा के 15%। और फिर राज्यों में विधानसभाएं होती हैं, तो जितनी हर राज्य में अलग अलग विधानसभा की सीट है, तो जितनी विधानसभा की सदस्य संख्या है उसके 15% से ज्यादा मंत्री राज्यों में नहीं होंगे। ये प्रावधान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने करवाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रावधान है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन है और एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है फ्रेंड संसदीय सचिव। तो आप जो संसदीय सचिव होते हैं ये कौन होते हैं, तो ये हमारे मंत्रियों की सहायता करते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो मंत्रियों की ये सहायता करते हैं और इन्हें मंत्रियों के समान इन्हें दर्जा प्राप्त होता है, लेकिन ये मंत्री परिषद में शामिल नहीं होते हैं। तो मंत्री परिषद में जो मंत्री होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि हमारे उप मंत्री होते हैं और जो राज्य मंत्री होते हैं, तो राज्य मंत्री जो कैबिनेट मंत्री के सहायक होते हैं, जब कैबिनेट की मीटिंग होती है, कैबिनेट की बैठक होती है, तो इसमें इन्हें नहीं बुलाया जाता। ऐसे जो संसदीय सचिव होते हैं ये से मंत्रियों की सहायता के लिए काम करते हैं और इनको मंत्रियों का दर्जा प्राप्त जरूर होता है, लेकिन ये मंत्री परिषद के भाग नहीं होते। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला आ जाता है ऐसे ही किचन कैबिनेट। अब ये किचन कैबिनेट क्या होती है, तो आपको ध्यान रखना होगा। तो किचन कैबिनेट का मतलब ये होता है कि जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, तो कैबिनेट मंत्री के अलावा प्रधानमंत्री के जो भी विश्वसनीय सदस्य होते हैं, उनके दोस्त हो सकते हैं या उनके परिवार के कोई सदस्य हो सकते हैं या उनका कोई रिश्तेदार भी इसमें हो सकता है। तो प्रधानमंत्री क्या करते हैं, तो प्रधानमंत्री कैबिनेट मंत्रियों के अलावा अपने जो विश्वास पात्र सदस्य हैं या इनके मित्र हैं या इनके रिश्तेदार हैं या परिवार का और कोई सदस्य हैं, इनको जब अपनी कैबिनेट में शामिल कर लेते हैं तो इसको कहा जाता है किचन कैबिनेट। और इनसे भी बातचीत करके, इनसे भी मिलजुल कर ये निर्णय लेते हैं। तो ऐसे कैबिनेट को किचन कैबिनेट के नाम से जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड।
आ रहा समझ में? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे प्रधानमंत्री समय समय पर अपने रिश्तेदारों से भी सलाह ले सकते हैं, इसके बाद अपने दोस्तों से सलाह ले सकते हैं, परिवार के सदस्यों से सलाह ले सकते हैं। तो ऐसे इनके जो आसपास के जितने भी विश्वास पात्र लोग होते हैं उनको कहा जाता है किचन कैबिनेट, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि जितने भी मंत्री होते हैं, तो इन मंत्रियों का उत्तरदायित्व कितना प्रकार का होता है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि हमारे भारत में जो केंद्रीय मंत्री होते हैं इनके 2 प्रकार के उत्तरदायित्व होते हैं। तो 2 प्रकार के उत्तरदायित्व कौन कौन से होते हैं? पहला होता है सामूहिक उत्तरदायित्व और दूसरा हो जाता है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। ठीक है, अब पहला है सामूहिक उत्तरदायित्व। अब सामूहिक का मतलब क्या होता है फ्रेंड? ये समूह में मिलकर कार्य करते हैं, मतलब समूह में रहकर ये लोग कार्य करते हैं। तो जो मंत्रियों के 3 प्रकार होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। तो ये तीनों ही प्रकार के मंत्रियों का जो समूह होता है इसको अपन कहते हैं सामूहिक रूप। और ये सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? ये हमारी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? तो जो मंत्री परिषद होती है ये सामूहिक रूप से, मतलब ये तीनों प्रकार के मंत्री होते हैं, ये तीनों प्रकार के मंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक इनका लोकसभा में बहुमत होगा तब तक ये अपने अस्तित्व में इनकी सरकार बनी रहेगी। जब तक लोकसभा में इनका बहुमत है तब तक ये कार्य करते रहेंगे, और जैसे इनका लोकसभा में बहुमत समाप्त होगा ये इनका पद समाप्त हो जाएगा या मंत्री परिषद खत्म हो जाती है। आ रहा समझ में? इसके बाद फिर हम देखते हैं, अगर लोकसभा में सरकार के खिलाफ में, मंत्री परिषद के खिलाफ में विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है और अविश्वास प्रस्ताव यदि पास हो जाता है तो पूरी सरकार समाप्त हो जाती है, पूरी सरकार खत्म हो जाती है, पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। यदि प्रधानमंत्री अकेले इस्तीफा दे दे तो भी पूरी सरकार समाप्त हो जाएगी, सभी मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ेगा। इसलिए इनके बारे में कहा जाता है कि हम साथ साथ डूबते और साथ साथ तैरते हैं। तो याद रखेंगे फ्रेंड, ये समूह में किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। आ रहा समझ में? तो इसमें 2 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट तो ये है कि यदि सरकार के खिलाफ में, तो सरकार के खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव कहाँ पर रखा जाता है? लोकसभा में। ध्यान रखिएगा, कौन रखेगा? तो विपक्षी दल रखेगा। अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो सारे मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ता है। और दूसरा पॉइंट ये है कि अकेले अगर प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है तो सभी मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ेगा, पूरी सरकार समाप्त हो जाती है। आ रहा समझ में? इसके बाद फिर अब मान लीजिए कि सरकार अल्पमत में आई है तो सरकार को अपना विश्वास मत हासिल करना पड़ता है। तो ये विश्वास मत हासिल कहाँ पर किया जाएगा? लोकसभा में किया जाएगा। और अगर विश्वास मत हासिल नहीं कर पाई या बहुमत सिद्ध नहीं कर पाई सरकार, तो फिर ऐसी स्थिति में भी सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा। मतलब जितने भी मंत्री परिषद के सारे मंत्री हैं इन सभी मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो जितने भी मंत्री होते हैं ये सभी मंत्री लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं फ्रेंड, सामूहिक रूप से, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगला आ जाता है इसमें व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। अब व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का मतलब क्या हो जाता है कि व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ये व्यक्तिगत रूप से हमारे राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ऐसा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के खंड 2 में 75 का पार्ट 2 इसमें ऐसा प्रावधान किया गया है। आ रहा समझ में? अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कोई भी अगर मंत्री है, अगर कोई भी मंत्री हमारे प्रधानमंत्री का कहना नहीं मानता है या फिर मंत्रिमंडल के द्वारा जो भी निर्णय लिया जा रहा है वह उसको उजागर करता है, और ऐसे स्थिति में यदि हमारे प्रधानमंत्री इस मंत्री से इस्तीफा देने के लिए कहते हैं, ठीक है, और यह मंत्री इस्तीफा नहीं देता है, तो फिर हमारे प्रधानमंत्री इसकी शिकायत किससे करते हैं? हमारे राष्ट्रपति से इसकी शिकायत करते हैं और हमारे राष्ट्रपति इस मंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ये जितने भी मंत्री होते हैं ये व्यक्तिगत रूप से हमारे राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ऐसा संविधान के अनुच्छेद 75 के खंड 2 में प्रावधान किया गया है, जो आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये दोनों ही उत्तरदायित्व आपको ध्यान रखना होगा, व्यक्तिगत और सामूहिक। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए मंत्री को उत्तरदायित्व कितने प्रकार के होते हैं? तो सामूहिक होता है और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होता है, ये 2 उत्तरदायित्व इनके होते हैं। इसके बाद फिर अगला जाता है इसमें
मंत्रिमंडल की शक्तियां एवं इनके कार्य। तो पहली बात तो ये कि मंत्रिमंडल होता क्या है, तो आपको मैंने बताया था कि जो कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, तो कैबिनेट स्तर के मंत्रियों के समूह को हम कहते हैं मंत्रिमंडल। और ये जितने भी कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, इनकी बैठक एक हफ्ते में एक बार जरूर होती है, एक सप्ताह में एक बार जरूर होती है। और इन कैबिनेट की जब बैठक होती है तो इस कैबिनेट की बैठक में राज्य मंत्री स्तर के जो मंत्री होते हैं और जो उपमंत्री होते हैं, संसदीय सचिव होते हैं, इनको कभी बैठक में नहीं बुलाया जाता। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर अब इसमें देखते हैं कि जो मंत्रिमंडल की शक्तियां हैं, तो मंत्रिमंडल की शक्तियों में इस कैबिनेट मंत्रियों की पहली शक्ति है राष्ट्रीय नीति का निर्धारण करना। तो हमारे देश में, हमारे भारत देश में सबसे बड़ा जो नीति निर्माता निकाय है, ये हमारे भारत में कैबिनेट मंत्रियों का समूह, मतलब मंत्रिमंडल। तो हमारे भारत में सबसे बड़ा नीति निकाय है, ये है मंत्रिमंडल। ये आपको ध्यान रखना होगा। हमारे भारत के स्तर पर भारत के लिए जो भी नीतियां बनाना है, चाहे वो आर्थिक नीतियां बनाना हो या फिर सामाजिक नीतियां हो, राष्ट्रीय स्तर की नीतियां हो, जो भी नीतियां बनाना हो, इन सभी नीतियों का निर्माण करने का कार्य हमारे मंत्रिमंडल का होता है। और इस मंत्रिमंडल में हमारे कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इस मंत्रिमंडल के शक्तियों में या इसके कार्य में पहली शक्ति या कार्य है राष्ट्रीय नीति का निर्धारण करना। अब राष्ट्रीय नीति का निर्धारण करना, इससे मतलब क्या हो जाता है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, तो कैबिनेट मंत्री हमारे भारत के लिए, भारत जैसे पूरे राष्ट्र के लिए ये नीतियों का निर्माण करते हैं, नीतियों का निर्धारण करते हैं। आ रहा समझ में? तो हमारे भारत देश के लिए किस प्रकार की नीतियां बनाना है, ये कौन तय करेगा, ये हमारा मंत्रिमंडल तय करता है, हमारा कैबिनेट तय करता है। इसके बाद में हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए सामाजिक नीतियां बनाना है, मतलब समाज के विकास के लिए किस प्रकार की नीतियां बनाना है, तकनीकी विकास के लिए किस प्रकार की नीतियां बनाना है। इसके बाद फिर जो अधोसंरचनात्मक विकास है, इसके लिए किस प्रकार की नीतियां बनाना है। इसके बाद फिर व्यापार को कैसे बढ़ावा देना है, इसमें किस प्रकार की नीतियां बनाना है। ये सभी नीतियों का निर्धारण करने की जिम्मेदारी या शक्ति या कार्य हमारे मंत्रिमंडल का होता है या कैबिनेट का होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला आ जाता है इसमें दूसरे प्रकार की नीतियों का निर्धारण, जिसमें आर्थिक नीतियों का निर्धारण की बात की जाती है। तो आर्थिक नीतियों का निर्धारण भी कौन करता है, तो ये हमारे मंत्रिमंडल ही करते हैं, मतलब हमारे जो कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं। और जब इसकी कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की बैठक होती है तो इसकी अध्यक्षता हमारे प्रधानमंत्री करते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इनकी हर सप्ताह में, एक सप्ताह में एक बार इनकी बैठक अवश्य होती है, किसकी, कैबिनेट मंत्रियों की। और इन कैबिनेट मंत्रियों की बैठक में अध्यक्षता कौन करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री अध्यक्षता करते हैं। और ये कैबिनेट की मीटिंग में राष्ट्रीय स्तर की नीतियों का निर्माण किया जाता है, आर्थिक नीतियों का निर्माण किया जाता है, और भी विभिन्न प्रकार की जितनी भी नीतियों का निर्माण करना है, तो ये मंत्रिमंडल के जो कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, इन्हीं के द्वारा नीतियों का निर्धारण किया जाता है। यदि कोई कानून भी अगर बनाना है तो सबसे पहले कानून बनाने से संबंधी जो प्रस्ताव होगा, यह पहले मंत्रिमंडल में ही पारित किया जाता है। और जब मंत्रिमंडल इसे पारित कर देता है तो संसद में जाता है, और जब संसद में जाता है, संसद में जब पहुंचेगा यह प्रस्ताव तो विधेयक कहलाता है। और दोनों सदन जब पास कर देते हैं तो राष्ट्रपति के पास जाता है, और राष्ट्रपति जब हस्ताक्षर कर देते हैं तब यह विधेयक अधिनियम बन जाता है। ये ऐसे इसके प्रोसीजर होती है। अब यहाँ पर जो आर्थिक नीतियों का निर्धारण है, तो आर्थिक नीतियों का निर्धारण के अंतर्गत हमारी जो मंत्रिमंडल होता है, हमारा कैबिनेट होता है, ये क्या काम करता है, तो आर्थिक नीतियों के अंतर्गत यह मंत्रिमंडल या कैबिनेट का काम होता है बजट का निर्माण करना। इसका काम क्या हो जाएगा, तो पहला काम हो जाता है बजट का निर्माण करना। दूसरा काम क्या हो जाएगा, तो जैसे करारोपण का कार्य करना, करारोपण मतलब कर का आरोपण करना, ठीक है, तो करारोपण करना। इसके बाद बजट का निर्माण करना। ये सारे काम कौन करता है, ये हमारे मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री या हमारे कैबिनेट मंत्री ही करते हैं। तो आपने देखा होगा कि प्रत्येक वर्ष बजट पेश होता है, तो बजट का निर्माण भी कौन करेगा, हमारा कैबिनेट, जो हमारी कैबिनेट होती है वो इसका निर्माण करती है। इसके बाद में कौन सा कर लगाना है, कौन सा कर हटाना है, कितना कर वसूल करना है, ये सभी नीतियों का निर्धारण, ये सभी आर्थिक नीतियों का निर्धारण हमारा मंत्रिमंडल ही करता है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला आता है कार्यपालिका पर नियंत्रण करना। अब कार्यपालिका किसे कहते हैं,
तो कार्यपालिका का मतलब सीधा सा हो जाता है कि विधायिका द्वारा जो कानून बनाया जाता है, विधि बनाई जाती है, इसको लागू कराने वाली संस्था को हम कार्यपालिका कहते हैं। कार्यपालिका के दो प्रकार हो जाते हैं, एक होती है स्थायी कार्यपालिका, एक होती है अस्थायी कार्यपालिका। तो अस्थायी कार्यपालिका में हमारे जितने भी नेता हैं, हमारे राजनीतिक वर्ग को इसमें शामिल किया जाता है, और इसके बाद में जो स्थायी कार्यपालिका होती है इसमें हमारे अधिकारी वर्ग को शामिल किया जाता है। अब इसमें हम देखते हैं कि जो हमारा मंत्रिमंडल होता है, कैबिनेट होता है, ये कार्यपालिका पर नियंत्रण करता है। मतलब जो हमारी स्थायी कार्यपालिका है, स्थायी कार्यपालिका को नियंत्रित करना, स्थायी कार्यपालिका को भी नियंत्रित करना है। और इसके बाद जो हमारे जितने भी अस्थायी कार्यपालिका हैं, अस्थायी कार्यपालिका में जैसे हमारे जो मंत्री लोग हैं, तो इन मंत्रियों को भी नियंत्रित करने का काम इनका होता है। तो जो हमारे कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, ये राज्य मंत्रियों को और उप मंत्रियों को नियंत्रित करने का काम करते हैं। इसके बाद में पूरे भारत के जो अधिकारी वर्ग काम कर रहे हैं, जैसे सचिव के बारे में आप जानते हैं, इनको भी नियंत्रित करने का काम हमारा मंत्रिमंडल करता है, कैबिनेट मंत्री करते हैं। इसके बाद में इन सभी कैबिनेट मंत्रियों को सुझाव देना, इनका मार्गदर्शन करने का काम हमारे प्रधानमंत्री का होता है। तो जब इनकी बैठकें होती है, मंत्रिमंडल की कैबिनेट मंत्रियों की बैठक होती है, तो इस कैबिनेट मंत्रियों की बैठक में अध्यक्षता हमारे प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सब मिलजुल कर निर्णय लेते हैं, ये सब मिलजुल कर किसी भी नीति का निर्माण करते हैं। जब ये मंत्रिमंडल किसी भी नीति को पारित करता है, ये किसी प्रस्ताव को पारित करता है, उसके बाद ही संसद में जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो कार्यपालिका पर नियंत्रण करना, ये भी इसका काम होता है फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला आ जाता है इसमें कि जो हमारा मंत्रिमंडल होता है, कैबिनेट मंत्री होते हैं, तो ये कैबिनेट मंत्री के परामर्श से ही हमारे राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। तो ये जो कैबिनेट मंत्रियों का समूह होता है, इसको मंत्रिमंडल कहते हैं, जिसको हम कैबिनेट कहते हैं। तो इस कैबिनेट की सलाह से ही हमारे राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। और हमारे राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ये अध्यादेश जारी करते हैं? तो अनुच्छेद 123 आर्टिकल 123 के अकॉर्डिंग हमारे राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। आ रहा समझ में? और ये अध्यादेश क्या होता है, तो मैंने राष्ट्रपति के टॉपिक में आपको पूरा विस्तार पूर्वक समझाया है। ठीक है, अध्यादेश उस समय जारी किया जाता है जब संसद का सत्र नहीं चल रहा है और उसी समय हमें कोई कानून बनाना होता है। तो ऐसे स्थिति में हमारे राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिमंडल की सलाह से ये अध्यादेश जारी किया जाता है। और इस अध्यादेश में वही शक्ति होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानून में होती है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला देखिए इसमें कि जो मंत्रिमंडल होता है, इसी के सलाह से, इसी के परामर्श से संसद के दोनों सदनों में हमारे राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि जो मंत्रिमंडल होता है, इस मंत्रिमंडल की सलाह से ही संसद के दोनों सदनों में, दोनों सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा, इनमें हमारे राष्ट्रपति के द्वारा सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। राज्यसभा में 12 सदस्यों को हमारे राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के आधार पर। इसके बाद फिर जो लोकसभा होती है, तो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को हमारे राष्ट्रपति मनोनीत करते थे, परंतु अब नहीं करते। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो जो केंद्र में लोकसभा और राज्यों में विधानसभा, तो केंद्र में लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को हमारे राष्ट्रपति मनोनीत करते थे और राज्यों की विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन को मनोनीत हमारे राज्यपाल के द्वारा किया जाता था। तो ये प्रावधान अब हटा दिया गया है। अब हमारे राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत नहीं करते हैं और राज्यों में हमारे राज्यपाल ये 1 एंग्लो इंडियन को मनोनीत अब नहीं करते। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर तो ये सब हमारे मंत्रिमंडल के सलाह से हमारे राष्ट्रपति काम करते हैं। आ रहा समझ में? इसके बाद में अगर मान लीजिए कि इसे अगर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करना है, तो हमारे मंत्रिमंडल के लिखित प्रस्ताव के माध्यम से ही हमारे राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकते हैं। तो ये सब मंत्रिमंडल की शक्तियाँ होती हैं या इनके कार्य होते हैं फ्रेंड, जो आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं कि जो मंत्रिपरिषद की बात अपन कर रहे हैं और मंत्रिमंडल की बात कर रहे हैं, तो इनमें दोनों में अंतर क्या होता है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि जो मंत्रिमंडल होता है, ये कैबिनेट मंत्रियों का समूह होता है और ये कैबिनेट मंत्री अपने विभाग के खुद अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, और इनमें मंत्रियों की संख्या कम होती है
जबकि जो मंत्री परिषद होती है तो मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्रियों के बारे में मैंने आपको बताया था, जिसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, ये तीनों प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं। तो चलिए इसको जानते हैं कि क्या है ये। तो पहला देखिए इसमें मंत्री परिषद। और जो मंत्री परिषद होती है तो इसमें 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। तो 3 प्रकार के मंत्री कौन कौन से? एक कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री और तीसरा उप मंत्री। ये 3 प्रकार के मंत्री इसमें होते हैं। जबकि जो मंत्रिमंडल होता है तो मंत्रिमंडल में सिर्फ एक ही प्रकार के मंत्री होते हैं, जिसमें कैबिनेट मंत्री को शामिल किया गया है। तो इसमें सिर्फ कैबिनेट मंत्री होते हैं और ये जो मंत्रिमंडल होता है यह मंत्री परिषद का ही एक भाग होता है। मंत्री परिषद का आकार बड़ा होता है, मंत्रिमंडल का आकार छोटा होता है। ये आपको जरूर ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला देखिए इसमें कि जो मंत्री परिषद होता है यह एक बड़ा निकाय होता है, जिसमें 60 से 70% मंत्री या 60 से 70 मंत्री होते हैं और समय एवं परिस्थितियों के अनुसार प्रधानमंत्री इसके आकार को घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अपन देखते हैं कि 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं बना सकते, इससे कम अपन बना सकते हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि 91वां संविधान संशोधन 2003 में यह प्रावधान कर दिया गया था कि लोकसभा के 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं बनाए जा सकते, प्रधानमंत्री सहित। ठीक है, तो जो मंत्री परिषद होती है इसका आकार बड़ा होता है और समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार हमारे प्रधानमंत्री इसके आकार को घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। इसके बाद फिर दूसरा आ जाता है मंत्रिमंडल में। तो जो मंत्रिमंडल होता है ये एक छोटा निकाय होता है, जिसमें लगभग 15 से 20 मंत्री होते हैं, जो आपको ध्यान रखना होगा। अब अगला देखिए फ्रेंड इसमें, तो इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि जो मंत्रिमंडल होता है ये एक लघु निकाय होता है, मतलब छोटा होता है और इसमें ज़्यादा मंत्री नहीं होते, 15 से 20 मंत्री होते हैं। ठीक है, तो चाहे मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री हो, मतलब कैबिनेट स्तर के मंत्री हो, चाहे हमारे राज्य मंत्री हो, चाहे उप मंत्री हो, इन तीनों ही प्रकार के मंत्री और हमारे प्रधानमंत्री सहित इन सभी को मिलाकर 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं हो सकते। किसके 15%? तो लोकसभा के सदस्य संख्या के। तो लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है, तो 545 के 15%, इससे ज़्यादा मंत्री नहीं हो सकते, मतलब लगभग 82 के आसपास आते हैं। इससे ज़्यादा मंत्री केंद्र में नहीं बनाए जा सकते, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला आ जाता है अंतर कि सरकारी कार्यों हेतु एक साथ इनकी बैठक कभी नहीं होती और कोई इनका सामूहिक कार्य भी नहीं है। मतलब ये हुआ कि जब मंत्री परिषद की बैठकें होगी तो एक साथ इनको कभी नहीं बुलाया जाता, बैठक में इनको कभी नहीं बुलाया जाता। जो राज्य मंत्री होते हैं और इसके बाद उप मंत्री होते हैं, इनको बैठकों में नहीं बुलाया जाता। बैठक किसकी होती है? कैबिनेट मंत्रियों की बैठक होती है और हर सप्ताह, 1 सप्ताह में एक बार इनकी बैठक अवश्य होती है। इसके बाद में जो अगला आ जाता है इसका अंतर तीसरा मंत्रिमंडल का। तो मंत्रिमंडल ये भी एक निकाय की तरह काम करता है और इनकी 1 सप्ताह में एक बार इनकी बैठक अवश्य होती है और सरकारी कार्यों के संबंध में ये सभी निर्णय यही लोग लेते हैं। तो कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होते हैं, सरकार के जितने भी निर्णय हैं, इन सभी निर्णय को लेने का कार्य हमारे कैबिनेट स्तर के मंत्री करते हैं, मतलब मंत्रिमंडल काम करता है और इसके कार्य सामूहिक होते हैं, मतलब सब समूह में मिलकर ये लोग काम करते हैं। इसके बाद फिर अगला देखिए, इसमें अगला आ जाता है मंत्री परिषद में कि इसके कार्यों का निर्धारण मंत्रिमंडल ही करता है। पहले जो कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं तो कैबिनेट स्तर के मंत्री इनके कार्य का निर्धारण करता है, तब जाकर ये मंत्री परिषद के मंत्री, मतलब राज्य मंत्री और उप मंत्री, ये लोग काम करते हैं। इसके बाद फिर जो मंत्रिमंडल होता है तो मंत्रिमंडल यह मंत्री परिषद को राजनीतिक निर्णय लेकर निर्देश भी देता है। मतलब जो कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं ये अपने अधीनस्थ, जो अधीनस्थ मंत्री होते हैं, उनको समय समय पर निर्देश देते हैं और ये निर्देश सभी मंत्रियों के लिए बाध्यकारी होते हैं। मतलब अगर मंत्रिमंडल ने कोई निर्णय लिया है तो ये सभी मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और उप मंत्री, इन सभी को मानना पड़ता है, इनके लिए बाध्यकारी होता है। अब जो भी मंत्री कहना नहीं मानेगा तो प्रधानमंत्री उसे या तो कहेंगे कि आप इस्तीफा दे दो, और इस्तीफा भी अगर नहीं देता है तो राष्ट्रपति से कहकर उस मंत्री को बर्खास्त प्रधानमंत्री करवा सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि संविधान के अनुसार 74 और 75, आर्टिकल 74 और 75, इसमें इनका विस्तृत वर्णन किया गया है। किसका? मंत्री परिषद का। और यह एक संवैधानिक निकाय होता है मंत्री परिषद, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड।
तो हमारे भारतीय संविधान के 74 और 75, तो आर्टिकल 74 और 75 इसमें मंत्रिपरिषद का प्रावधान है, मतलब संविधान में इनका वर्णन है, तो ये संवैधानिक निकाय हुआ। तो आर्टिकल 74 में क्या है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और इसका प्रधान हमारा प्रधानमंत्री होगा। और 75 में क्या लिखा है, तो इसमें मंत्रियों का वर्णन है। जैसे आर्टिकल 75 में लिखा है कि इसमें प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और प्रधानमंत्री के सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये 75 में लिखा हुआ है। तो ये जो मंत्रिपरिषद होती है इसका संविधान में वर्णन है, इसलिए यह मंत्रिपरिषद एक कैसा निकाय है, संवैधानिक निकाय है। वहीं दूसरी तरफ जो मंत्रिमंडल होता है या जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, इनका संविधान में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, संविधान में इनका कोई वर्णन नहीं है। फिर इसके बाद में अपन देखते हैं कि एक 44वां संविधान संशोधन हुआ। तो 44वां संविधान संशोधन जब होता है तो इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया था। ध्यान रखिएगा कि 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1978 में। तो इस समय फिर अनुच्छेद 352 में इनको जोड़ा गया था मंत्रिमंडल को। इससे पहले मंत्रिमंडल का कोई वर्णन हमारे संविधान में नहीं था। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। आया समझ में। पहले क्या हुआ था कि हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 74 और 75 में मंत्रिपरिषद का स्पष्ट वर्णन है, लेकिन इसमें कहीं पर भी ये मंत्रिमंडल या कैबिनेट स्तर के मंत्री का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था। फिर बाद में क्या हुआ कि जब 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, तो इसमें फिर अनुच्छेद 352 में इस मंत्रिमंडल को जोड़ा जाता है, जबकि इससे पहले कोई प्रावधान इनका संविधान में नहीं मिलता। इसके बाद फिर अगला आ जाता है इसमें कि ये जो मंत्रिपरिषद होती है, तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर जो मंत्रिमंडल होता है, तो मंत्रिमंडल यह मंत्रिपरिषद की लोकसभा के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी को लागू करता है। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, जबकि जो मंत्रिमंडल होता है ये मंत्रिपरिषद की लोकसभा के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी को लागू करता है। आ रहा समझ में। अब यहाँ पर इनकी सामूहिक जिम्मेदारी का मतलब क्या हो जाता है कि अगर इन्हें कोई जवाब देना है तो कहाँ देना होगा, लोकसभा में। अगर इनके खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा तो कहाँ लाया जाएगा, लोकसभा में। अगर इन्हें विश्वास प्रस्ताव पेश करना है तो कहाँ पेश करेंगे, लोकसभा में। आ रहा समझ में। ये आपको ध्यान रखना होगा। अगर इनसे कोई प्रश्न पूछा जाता है तो इनको जवाब देना होगा लोकसभा में। आ रहा समझ में। तो इनकी मंत्रिपरिषद की जो सामूहिक जिम्मेदारी है, इसको लागू करने का काम हमारा मंत्रिमंडल करता है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पर आपको मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के बारे में बताया है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इनसे कैसे पूछा जाएगा, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद का प्रावधान है, या राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, इसका प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, आर्टिकल 74। फिर आपसे पूछा जाता है कि मंत्रियों की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं, इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो 74 में। इन्हें शपथ कौन दिलाते हैं, तो हमारे राष्ट्रपति दिलाते हैं। तो ये सब आपको इसमें ध्यान रखना होगा। और यहाँ पर ये जो ये संशोधन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन है और ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, ठीक है फ्रेंड। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर एक मंत्रिपरिषद का टॉपिक भी समाप्त हो जाता है। इसके बाद का जो बचा हुआ टॉपिक है, अब अगला जो टॉपिक होगा हमारा महान्यायवादी और भारत के उप प्रधानमंत्री के बारे में टॉपिक होगा, वह मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और देखते रहिए कल्याणी आईएएस एकेडमी के सभी वीडियोस, जो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।